Hello students, myself lecturer दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर लॉगरिथम्स। ठीक है, हालांकि ये किसी भी क्लास के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है लॉगरिथम, बट मैथ्स को अच्छे से समझने के लिए आपको लॉगरिथम चैप्टर जो है अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम ऑलमोस्ट +1 से लेके अप टू एमएससी हर क्लास में हर टाइप के जो मैथमेटिक्स है, चाहे वो अलजेब्रा है चाहे कैलकुलस है, सभी में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है लॉगरिथम पे, जिसमें हम सिर्फ लॉगरिथम की जो बेसिक डेफिनेशन है और जो लॉज हैं विद प्रूफ्स करेंगे हम, और उनके यूजेस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जिनमें कि आपको पता चल जाएगा कि वो लॉज कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबको पता है कि अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम कि 2⁵ कितना आएगा इसका आंसर। 2⁵ मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है कि जो आंसर है वो 32 आएगा। तो सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 32 इज़ विच पावर ऑफ 2, कि 32 जो है वो 2 की कितनी पावर है। तो आपको पता है कि उसका आंसर 5 है। तो ऐसे ही कोई और क्वेश्चन पूछा जाए कि 16 है जो, वो 2 की कितनी पावर है, तो आप कहोगे कि 4 है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। जो पावर में लिखी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इसमें 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं। एक तो ये 2 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 32 है। ये 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं। हम बोलते हैं कि 2 जो है बेस है, 5 उसका इंडेक्स है, पावर है, और 32 उसका आंसर है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लॉगरिथम में जब लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं लॉग। ठीक है, इसको अगर लाइन पे बात करें लॉग, तो ये जो बेस है वो यहाँ पर लिखा जाता है लॉग टू द बेस 2, और जो वैल्यू है 32 वो यहाँ पर लिखी जाती है, और उसका आंसर है 5। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि जो एक्सपोनेंट फॉर्म है और लॉगरिथम फॉर्म है उनमें वही 3 वैल्यूज़ हैं, बट उनका प्लेस क्या है आपको उसको अच्छे से समझना है। कि जब 2⁵ इक्वल टू 32 है तो उसको जब लॉग में लेके आएंगे तो 2 आएगा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बेस। ये जो 32 है इसको हम बोलते हैं वैल्यू, और 5 है जो उसका आंसर है। तो इसको हम बोलते हैं लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, कि ये लॉग है, 32 का लॉग हम देख रहे हैं, बेस कितना है हमारा 2, तो इसका आंसर क्या है 5 है। मतलब जो 2⁵ इक्वल टू 32 है उसको जब लॉग में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा log 2 32 इज इक्वल टू 5। और वी कैन से ये हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म है a⁵x इक्वल टू n, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। आपको बस इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि अगर हमें कुछ भी लिखा हुआ है, अगर हमें लिखा हुआ है कि 3log 39 इज इक्वल टू 2, तो आपके एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका मतलब है कि 3⁵2 इज इक्वल टू 9। बस इस पे आपको अच्छी कमांड चाहिए, तो आपको सारा लॉगरिथम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास log 10 100। इसका आंसर क्या आना चाहिए log 10 100। तो क्विकली हम सोचते हैं कि मतलब 100 जो है वो वैल्यू है और बेस है 10, मतलब हमारे माइंड में आता है कि 10 की कितनी पावर लें हम ताकि आंसर आ जाए 100। तो 10 की कितनी पावर हमें चाहिए ताकि आंसर क्या आ जाए 100 आंसर आना चाहिए हमारा। तो 10 की जो क्वेश्चन मार्क है जो हमें फाइंड करना है वो 100 के इक्वल था। 100 को हमने लिख लिया 10 का स्क्वायर। तो बेस सेम है दोनों में, तो जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी, जो इंडेक्स है। तो जो क्वेश्चन मार्क था जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली अगर log 327 है तो क्विकली इसका आंसर फाइंड करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम इसका आंसर फाइंड करें कि बेस 10 है
तो 1000 हमें वैल्यू चाहिए, तो आंसर कितना आना चाहिए इसका? तो जैसे हमने ऊपर किया आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और अदरवाइज आप डायरेक्टली इनके आंसर्स फाइंड कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 3 log 464 कि 4 की जो हमें कितनी पावर लें ताकि आंसर 64 आए, तो 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 होता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो 3 आएगा। log 216 कि 2 की हमें पावर पता करनी है ताकि जो हमारा आंसर है वो 16 हो, तो 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। ओके, तो अब हम इन जो रिजल्ट्स को हमने लिया है एग्जाम्पल्स को, उसका यूज़ करके हम कुछ बेसिक रिजल्ट्स बनाएंगे लॉगरिथम पे। ये जो 2 रिजल्ट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल्स हैं ये लॉगरिथम के। ठीक है, अब देखो log 10 10 इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास बेस 10 है और वैल्यू भी 10 है, तो हमें पता है मीन्स कि 10 की हमें कितनी पावर लें ताकि 10 आए आंसर, तो मतलब 1 पावर चाहिए हमें, तो ये आंसर 1 आ गया। अगर हम log 5 की वैल्यू पूछें आपसे कि मीन्स 5 की कितनी पावर लें कि आंसर 5 ही आए, तो उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। अगर log 2 फाइंड करेंगे तो वो भी 1 आएगा, log 3 फाइंड करेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो ये जो चल रही हैं एग्जांपल्स, तो इसको ऑब्जर्व करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये जो बेस है और जो वैल्यू है अगर वो सेम आते हैं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। मीन्स अगर बेस और वैल्यू दोनों इक्वल हैं तो जो आंसर है वो ऑलवेज 1 आएगा हमारे पास। तो इसको हमने लिख लिया एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट कि log a इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल a, कि इंडिपेंडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस ऑफ a आप जितना मर्जी लो, 2 लो, 3, 5, 10, 7, 6 कुछ भी हो, बेस और वैल्यू अगर इक्वल हैं तो आंसर 1 आएगा। ओके, अगेन अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास बेस 10 है और हमें आंसर चाहिए 1, कि 10 की हम कितनी पावर लें ताकि 1 बन जाए। तो हमें पता है किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी नंबर की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब 10 की 0 पावर लेनी पड़ेगी ताकि जो आंसर है वो 1 बन जाए। सिमिलरली 5 की कितनी पावर लेनी पड़ेगी ताकि आंसर 1 बने, तो 5 की पावर भी हम 0 लेंगे तभी 1 आएगा। सिमिलरली 8 की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 1 का जो लॉग है बेस से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेस उसका जितना मर्जी बेस हो, 1 का जो लॉग है वो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसको हमने कंक्लूड करके रिज़ल्ट बना लिया कि log a1 बेस उसका हमने a रखा है ताकि a कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल a। ठीक है, a बेस उसका कुछ भी हो, 1 का log आएगा 0। तो ये जो है ये फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं हमारे पास कि अगर बेस और वैल्यू दोनों इक्वल हैं तो आंसर 1 आएगा, और अगर 1 का log हमें फाइंड करना है तो बेस कुछ मर्जी हो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास log हम देख रहे हैं उसका जो बेस है और जो वैल्यू है उनमें क्या रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब कि जो log का बेस है कि कोई ऐसी वैल्यू जो बेस ना हो सके, या कि कौन कौन सी वैल्यूज़ का log हम फाइंड कर सकते हैं और कौन सी वैल्यूज़ का log हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं हमें, उसको हम समझते हैं। तो व्हेन वी हैव log ba इज इक्वल टू x, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो b रेज टू पावर x इक्वल टू a आएगा। तो यहाँ पर जो b है उसको हम बोलते हैं बेस और जो a है उसको हम बोलते हैं वैल्यू। ओके, तो कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम पहले देखते हैं, उसके बिहाफ पे हम रिज़ल्ट बनाएं। तो ये जो मेथड रहता है ना कि हम पहले जो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं उनका यूज़ करके जब रिज़ल्ट बनाते हैं तो वो इजी रहता है, उसमें मतलब आपको क्रैम नहीं करना पड़ता, ये नहीं डाउट आता माइंड में कि रिज़ल्ट बना कैसे। अब देखो 2 रेज टू पावर 3 कितना आएगा आंसर 8। 2 रेज टू पावर इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बोलो या इनफाइनाइट बोलो, तो हमें पता है कि 2 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा।
2 रेज टू पावर 0 1 आ जाएगा, 2 रेज टू पावर -5 इक्वल टू 1/2 की 5 हो जाएगा 1/32, 2 रेज टू पावर -इन्फिनिटी तो 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी हमने ऊपर डिस्कस किया इन्फिनिटी है, और 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है। सिमिलरली 3 रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 5 243 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर -2 करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को इस एक्सपोनेंट से कंपेयर करें, ये वाला एक्सपोनेंट है, तो ये जो सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे हैं हमारे पास, ये सारी वैल्यूज़ ए की वैल्यूज़ हैं। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास ए की वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब हमने इस एग्जांपल को अच्छे से देखा तो हमने समझा कि x कुछ भी लें हम, x पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो या इन्फिनिटी हो या -इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो x, बट a कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आप देखो ना, ये जो राइट में a की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर x तो 3 भी ले रखा है, इन्फिनिटी ले रखा है, 0 ले रखा है, -5 ले रखा है, सारी वैल्यूज़ चेक कर ली, लेकिन a की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब जब हम ये लॉग लेते हैं तो यहाँ पर जो a है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो a कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि जो लॉग, हम जिस नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं वो नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये देखते हैं पर्पल में, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1/2 रेज टू पावर क्यूब, तो ये क्या है 1/8, 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी करेंगे तो 1/2 की इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 की 0 1 आएगा, 1/2 की पावर -5 32 आएगा, 1/2 की -इन्फिनिटी तो नेगेटिव पावर है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया 2 की इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ये वैल्यूज़ फाइंड किया है। ये इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि अगर तो हमारे पास, ठीक है, अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ कंपेयर करूं तो देखो, अगर तो b हमारे पास 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो उसकी जब हम इनफाइनाइट पावर लेते हैं तो आंसर इनफाइनाइट आता है, और जब b हमारे पास 1 से छोटा है तो उसकी इनफाइनाइट पावर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। ऐसे ही अगर हमारे पास b 1 से बड़ा है और उसकी हमने पावर 3 ली है तो आंसर हमारा 1 से ज़्यादा आया है, और अगर b 1 से छोटा है और उसकी पावर 3 ली है तो आंसर 1 से कम आया है। तो ये सारे रिजल्ट्स आप माइंड में रखो, तो नेक्स्ट पेज पे हम जो रेस्ट्रिक्शंस करेंगे उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखो, तो यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया था कि जो a था, जो हमारा वैल्यू था जिसका हमें लॉग फाइंड करना है, वो वैल्यू हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो a की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी, और या a की वैल्यू क्या होगी 0 हो सकता है। तो अगर 0 पे आप देख रहे हो, जब a को हम 0 लेते हैं तो अगर तो हमारा जो बेस है वो 1 से बड़ा है, जैसे 2 लिया था हमने बेस, तो हमने पढ़ा था ना 2 की -इन्फिनिटी क्या था 0। अगर हमारा जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो 0 का आंसर आएगा -इन्फिनिटी, और अगर हमारा जो बेस है वो 1 से छोटा है, ठीक है, तो 1/2 की पावर जो इन्फिनिटी थी वो आया था 0। ठीक है, तो वही आपको मैं बता रहा था कि ये एग्जांपल्स हमें ध्यान में रखनी है कि ये देखो 1/2 की पॉजिटिव इनफाइनाइट पावर लिए तो आया था 0। ओके, तो इसका मतलब जो a है वो 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। और 0 के लिए हमने पर्टिकुलर केस है उसको अलग से डिस्कस किया है कि अगर तो b ग्रेटर देन 1 है तो इसका आंसर -इन्फिनिटी है, और अगर b लेस देन 1 है तो इसका आंसर इन्फिनिटी है। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लिख लिया। और ऊपर देखो log b 0, ठीक है, log b 0 मतलब b हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो आपने -इन्फिनिटी है, और b आपका लेस देन 1 है, b आपका लेस देन 1 है तो आंसर आपका इन्फिनिटी है। इसको आपने याद रखना है रिजल्ट को। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन बेस। अब बेस के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है
ठीक है। तो बेस हमारा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। पहली बात, जो बेस है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, बेस हमारा कभी ज़ीरो नहीं होगा, और बेस हमारा कभी भी 1 नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि अब देखो 1 की तो हम कितनी भी पावर लेंगे उसका आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। 1 की आप जो भी पावर लो तो 1 ही आएगा। तो अगर हम ये देखना चाहें कि log 1 4 हमें फाइंड करना है कितना है, तो हम सोचेंगे कि 1 की कितनी पावर लें ताकि आंसर 4 आ जाए। तो 1 की तो आप जो भी पावर करोगे 1 ही रहेगा, 4 कभी आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बेस 0 लेके ट्राई करेंगे तो अब 0 की कितनी मर्जी पावर करो आंसर 0 रहेगा, तो 4 कभी आएगा ही नहीं, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, बेस हमारा 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा। तो बेस होगा क्या? या तो बेस हमारा 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, या फिर बेस हमारा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो होना तो उसने पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, बट 1 भी नहीं है, इसलिए उसको ब्रेक करना पड़ा। या तो बेस 0 से 1 के बीच में होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। जो लॉगरिथम के रूल्स हैं, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको हम विद प्रूफ करेंगे ताकि आपको उनको यूज़ करना और भी इजी हो जाए। तो जो फर्स्ट लॉ है कि log a mn, कि मतलब m इंटू n, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, log a mn इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। तो यहाँ पर बेस a लेने से हमारा मतलब है कि ये फॉर ऑल a है। a आपका कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 1/2 1/3, कुछ भी बेस हो, ये फार्मूले हमेशा वैलिड हैं। बट कंडीशन क्या है कि m और n जो हैं हमारे वो पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि नेगेटिव का लॉग डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये जो रूल्स रहेंगे हमारे वो बेस से इंडिपेंडेंट है, बेस कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। ओके, तो अब इसको प्रूफ कैसे किया है? तो हमने सपोज कर लिया कि log a m को हमने मान लिया x, इसका मतलब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा a रेज़ टू पावर x इक्वल टू m। तो इस पे आपने अपनी कमांड बनानी है अच्छे से ताकि इसमें हमें कोई डाउट ना हो। और log a n को हमने सपोज कर लिया y, इसका मतलब a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू n। और फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू m इंटू n। अब एक्सपोनेंट का हमें रूल पता है कि अगर बेस सेम होता है तो जो पावर्स होते हैं मल्टीप्लाई के केस में पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ये हो गया a रेज़ टू पावर x प्लस y इज इक्वल टू m इंटू n दोनों, और इसको हमने क्या किया? लॉगरिथमिक फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो गया? ये a बेस था, ये यहाँ पर आ गया, जो वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई और जो पावर थी वो राइट साइड में। तो log a mn क्या आ गया? x प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या थी? log a m, और y की वैल्यू log a n। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकंड रिजल्ट है log a m बाई n, उसमें m इंटू n था, तो मल्टीप्लाई के केस में प्लस होता है और डिवीज़न के केस में क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो प्रूफ बिल्कुल सिंपल है उसका, उसी पैटर्न पे कि हमने log a m को एक्सपोज कर लिया था, log a n को y, ये जो दो इक्वेशंस थी वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया ax अपॉन ay। और डिवीज़न के केस में क्या होता है? ये माइनस हो जाती है पावर्स। ठीक है, तो वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और x माइनस वाई के इक्वल आ गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। तो जनरलाइज कर दिया हमने, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को मिक्स करके एक नया रिजल्ट बना लिया कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में भी है जैसे p इंटू क्यू और डिवीज़न में है r, तो इसको एक ही स्टेप में आप एक्सपैंड कर सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में हैं वो होंगी आपकी ऐड, log a p प्लस log a q, और जो डिवीज़न में है वो होगी आपकी वैल्यू माइनस में। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर मान लो r के साथ आपके पास n भी होता डिवीज़न में, तो वो भी माइनस में ही आता, log a n। ठीक है, जो न्यूमरेटर में है मल्टीप्लाई में वो प्लस में आएंगी, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में चली जाएंगी सारी। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है
लॉग ए m रेज टू पावर n, जो वैल्यू थी m उसकी आगे पावर है n, तो वो क्या होती है, जो पावर है वो आगे आ जाता है n। ठीक है, इसको हम सिंपल प्रूव कर सकते हैं कि log m इज इक्वल टू एक्स, ए रेज टू पावर x इक्वल टू m, बोथ साइड हमने पावर रेज कर दी n से, ए एक्स रेज टू पावर n, m रेज टू पावर n, ए रेज टू पावर n x हो गया, m रेज टू पावर n। बस ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, अब तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही चुका है कि हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल से वापस लॉग में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो लॉग ए एम एन इज इक्वल टू एन एक्स और x की वैल्यू यहाँ पर वापस पुट कर दी। क्लियर? तो इसी रिजल्ट को हमने फर्स्ट लॉ से भी डिड्यूस कर सकते हैं हम। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉग ए एम रेज टू पावर एन। एम रेज टू पावर एन का क्या मतलब होता है, एम रेज टू पावर एन जैसे एम स्क्वायर होता है, एम स्क्वायर का मतलब होता है एम इंटू एम, तो एम रेज टू पावर एन का मतलब होता है एम इंटू एम अप टू एन टाइम्स, यही होता है इसका मतलब। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं तो उनका लॉग क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो इसको हम लिख लेंगे लॉग ए एम प्लस लॉग ए एम प्लस लॉग ए एम अप टू एन टाइम्स। तो ए की वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं एन टाइम्स तो वो क्या हो जाती है, एन टाइम्स लॉग ए एम। ओके, तो इसको आपने इंडिपेंडेंट प्रूफ भी कर लिया हमने, और फिर इसको हमने फर्स्ट लॉ से भी डिड्यूस कर लिया। और इसका यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। अब हमारे पास क्वेश्चन है log 264, हम इसको डायरेक्ट तो कर लेते थे, हम कहते थे इसको हम ऐसे करते हैं कि 2 का क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 64 है, तो 2 का क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6 है। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है आपका वो कितना आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 6। ओके, पर हमने इसको क्या किया, log 264 था, 64 को लिख लिया 2 रेज टू पावर 6, और ये जो पावर है वो आगे आ गई, और log 2 बेस और वैल्यू इक्वल हो गए, तो उसका आंसर आ गया 1। तो फाइनल आंसर क्या बना, 6। ऐसे एक और एग्जांपल है, log 1 बेस 3 है 1/9, तो 1/9 को हमने 3 की पावर -2 लिख दिया, -2 पावर आगे आ गई, log 3 हो गया, और log 3 की वैल्यू तो 1 आनी थी, तो आंसर आ गया -2। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास फोर्थ। अब पहले जो हमने थर्ड रिजल्ट किया था उसमें जो वैल्यू थी ना m की पावर थी n, यहाँ पर क्या है, बेस की पावर है। ठीक है, बेस की पावर, तो जो m की पावर थी n वो क्या हुआ था हमारे पास, वो आई थी मल्टीप्लाई में, आगे आ गई थी मल्टीप्लाई में, और जो बेस की पावर है वो आएगी 1/n। ठीक है, रूल को याद भी रखना है हमें कि जो m की पावर n है तो वो n मल्टीप्लाई में आता है, और अगर बेस की पावर है तो वो डिवीज़न में आता है हमारे पास। प्रूफ इसका सिंपल, log m को एक्सपोज कर लिया, ax इक्वल टू m आ गया, n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि ये n ने तो कैंसिल ही हो जाना है, तो n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो बेस हमारा हो गया an, तो इसको log में कन्वर्ट कर दिया, तो जब log में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो गया बेस, ये होगी पावर, ये वैल्यू, तो बेस वैल्यू और पावर आ गई राइट साइड में। ओके, तो इसका मतलब log a n m 1/n x की वैल्यू पुट कर दी log a m। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है log 16 2। अब ऑरल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर log बेस 2 होता, वैल्यू 16 थी, तो हमने ऑरली कर लिया कि 4 आ गया आंसर। अब बेस बड़ा है, हमें देखना है 16 की कितनी पावर लें कि आंसर 2 आ जाए, तो पता है पावर फ्रैक्शन में लेनी पड़ेगी, तो उसको हमने क्या किया, 16 को लिख लिया 2 रेज टू पावर 4, तो बेस की पावर लिख दी 4, और बेस की पावर क्या होती है, 1/n में आती है, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, जो बेस की पावर है उसको लिख लिया 1/4, तो अब log 2 हो गया, log 2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आंसर आ गया 1/4। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है log 125, वैल्यू है 5, तो 125 को लिख लिया 5^3, तो जो बेस की पावर है वो मल्टीप्लाई डिवीज़न में आ गई, log 5 1 हो गया, तो आंसर आ गया 1/3। तो ये जो फिफ्थ रिजल्ट है ये हमने बनाया है थर्ड और फोर्थ रिजल्ट को मिक्स करके। इसमें बेस की भी पावर है और वैल्यू की भी पावर है।
हमें पता है जो वैल्यू की पावर होती है वो तो आती है मल्टीप्लाई में, और जो बेस की पावर है वो आती है डिवीज़न में। तो ये कंबाइंड रिजल्ट बन गया। ठीक है, प्रूफ की इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ इसका ऑब्वियस है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 8 की पावर हमें फाइंड करनी है 16। हमें ये पता करना है कि बेस हमारा 18 है, वैल्यू 16, मतलब 8 की कितनी पावर लें ताकि आंसर 16 आए। अब इसको ऑरल तो बहुत मुश्किल है क्वेश्चन ये, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में पावर आनी है। तो हमने क्या किया, 8 को लिख लिया 2 क्यूब, 16 को लिख लिया 2 रेज़ टू पावर 4। अब जो 4 है वो मल्टीप्लाई में आ गया, 3 डिवीज़न में आ गया, तो log 2 की वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर आ गया 4/3। ऐसे ही log 9 243, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया, 243 ये 3 की पावर 5 होती है, तो 5 मल्टीप्लाई में आ गया, 2 डिवीज़न में आ गया, तो आंसर आ गया 5/2। नेक्स्ट जो लास्ट लॉ है हमारा 6th लॉ, बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है। दो तरह से इसको हम लिखते हैं। ठीक है, एक तो हम ये वाला, पहले हम इसकी बात करें, log BM। मान लो हमें m वैल्यू है जिसका log फाइंड करना है और बेस है b, बट हमें ये मुश्किल लग रहा है कि b का m के साथ कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, कि मतलब b की पावर हमें फाइंड करनी है और डायरेक्टली हम सोच रहे हैं कि b की पावर में आता नहीं है m। जैसे हम ये क्वेश्चन अभी हमने पहले किया है log 8 16। ठीक है, log 8 16 क्वेश्चन हमने अभी किया था, इसको हमने किया था 2 की 3 2 की 4 करके, आंसर 4/3 आया था, है ना। तो आंसर तो 4/3 ही रहेगा। हम ये सोच रहे हैं कि 16 डायरेक्टली 8 की पावर में आता नहीं है। 8 की 1 8 होता है, 8 की 2 64 होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली 16 तो आता नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बेस लिया जाए जिसकी पावर में आता हो 16। ठीक है, तो जब log BM की बात हम कर रहे थे तो हमने अपनी तरफ से बेस लेना है। ये जो a है ना, ये हमने खुद सोचना होता है कि a हम क्या लें। ठीक है, कोई भी a ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। तो log BM किसके इक्वल हो जाता है, log AM अपॉन log AB। जो वैल्यू थी वो ऊपर आ जाएगी, जो बेस था वो नीचे आ जाएगा, और जो नया बेस लोगे आप वो आपकी चॉइस है। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन था log 8 16 का, डायरेक्टली हम नहीं कर पा रहे थे। हमें पता है कि 8 और 16 दोनों 2 की पावर में आते हैं, क्योंकि 16 है जो 2 की 4 होता है और जो 8 है वो 2 की पावर 3 होता है। तो हमने सोचा कि अगर बेस 2 होता तो कितना अच्छा होता, तो हमने इसका बेस 2 ले लिया। तो जो वैल्यू थी वो ऊपर में आई और जो बेस था वो नीचे चला गया। और log 2 16 को हमने ऑरली फाइंड कर लिया कि log 2 16 2 की पावर 4 लेंगे तो आएगा 16, और 8 के लिए 3 आएगा, तो आंसर आ गया 4/3। ओके, तो ये जो रिज़ल्ट है हमारा, इसको हम प्रूव करेंगे, और इस रिज़ल्ट को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो log AM की वैल्यू क्या आएगी, log AB इंटू log BM। तो इस रिज़ल्ट को हम ऐसे पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक चेन बन जाए कि A बेस है, B वैल्यू है, जो अभी यहाँ पर वैल्यू है वो अगली बार में बेस हो गया, तो ये ख़त्म हो जाता है सारा काम, ये इतना पोर्शन ख़त्म हो जाता है। तो बचता क्या है, log A और M, log AM बच जाता है हमारे पास। ओके, तो अगर हम इसको प्रूव करें तो देखो log AM को हमने मान लिया x, तो AX हो गया M, log BM को मान लिया y, तो BY हो गया M, और log AB को मान लिया Z, तो AZ हो गया B। ओके, अब देखो फ्रॉम सेकंड क्या है कि जो M की वैल्यू है, M किसके इक्वल है, B रेज टू पावर y। अब B की जो वैल्यू थी यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में, ये B किसके इक्वल था, AZ, तो यहाँ पर B के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, A रेज टू पावर Z, तो A रेज टू पावर YZ बन गया ये। M इज इक्वल टू A रेज टू पावर YZ, और M जो था फर्स्ट इक्वेशन में, M किसके इक्वल था, A रेज टू पावर X के, तो हमने M के प्लेस पे लिख दिया A रेज टू पावर X यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
तो x क्या आ गया इक्वल टू YZ और y क्या आ गया x अपॉन z। तो ये जो वैल्यूज़ थी यहाँ पर, ये वैल्यूज़ तीनों यहाँ पर पुट कर दी हमने, तो ये हमारा बन गया फार्मूला। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 6 बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम लॉगरिथम के क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये रूल्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 10 एग्जांपल्स लिए हैं हमने यहाँ पर डिफरेंट। अगर आपने इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको ऑलमोस्ट लॉग के जो क्वेश्चंस हैं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिल्कुल सिंपल लेवल पे आप क्वेश्चंस को कर सकोगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है लॉग बेस है 2√2 और 64 वैल्यू है जो हमें फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 2√2 की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो अंडर रूट में जाके 2 × 2 × 2, ठीक है, तो √8 बन गया, तो ये हो गया 64। √8 मीन्स 8 की पावर 1/2, 64 मीन्स 8 की पावर 2। तो अब जो रूल्स हमने पढ़े हैं, जो वैल्यू की पावर है वो मल्टीप्लाई में, जो बेस की पावर है वो डिवीज़न में, और log 8 तो ये क्या होगा 2 ऊपर में मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 × 2 और log 8 की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आ गया 4। सेकंड एग्जांपल, हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं कि log ABC x है, log BCA y है, log CAB z है, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें प्रूव करनी है इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली log ABC, हमें दे रखा है x, ठीक है। तो log ABC यहाँ पर क्या किया हमने, बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम करते हैं ना तो हम बेस लिखते नहीं हैं। हमने कहा कि हमें इस क्वेश्चन में बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसका कोई भी बेस रख सकते हो। मान लो इसका बेस n लिख लो आप अगर लिखना चाहो। मैंने बेस चेंज फार्मूला लगाया यहाँ पर। तो log ABC x की वैल्यू पुट की थी, उसको log NBC log NA लिख दिया, और क्योंकि बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था इसलिए बेस लिखा नहीं है, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो। तो अब एलसीएम लेंगे तो ये log A यहाँ पर आएगा और फिर ये डिनोमिनेटर ऊपर में चला जाएगा, 2 स्टेप इकट्ठे कर दिए। तो log NA log NBC log NA, ऐसे ही log NB log NCA log NB log NC log NAB log NC। तो यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला लगाया है log M + log N इज इक्वल टू log MN। ये भी log ABC बन गया, ये भी log ABC बन गया, तीनों में फर्स्ट रूल लगाया। log ABC एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में आ गया log A + log B + log C। तो यहाँ पर फिर फर्स्ट लॉ लगेगा, जब प्लस है तो प्लस वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, और ये सारी वैल्यू कैंसिल होगी, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट एग्जांपल है, वैल्यूज़ हमें गिवन है कि log A 24 12 ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, और हमें ये प्रूव करना है कि 1 + ABC = 2BC है। तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड ली, 1 + ABC वैल्यूज़ पुट कर दी। तो जहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अब हमें पता है कि log 24 12 कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का, क्योंकि 24 की अगर हमें पावर फाइंड करनी है कि कितनी पावर लें कि 12, ऑरली तो नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इनमें हम सभी में क्या लगाते हैं, बेस चेंज फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो पहले हमने इन तीनों पे फर्स्ट रूल लगाया है, 3 वैल्यूज़ प्लस में थी तो वो 3 वैल्यूज़ क्या हो गई हमारे पास, यहाँ पर log 24 12 log 36 24 log 48 36, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमने क्वेश्चन में ही, सॉरी यहाँ पर था ही मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर इसको रेज़र को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पर था ही मल्टीप्लाई, तभी ये सही नहीं हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई का ही निशान है हमारे पास। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको बेस चेंज फार्मूला लगाया। तो log 12 log 24, बेस यहाँ पर भी नहीं लिखा। तो मैंने बताया कि इन क्वेश्चंस में बेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि एंड में लॉग आएगा ही नहीं हमारे पास क्वेश्चन में। तो आप बेस कुछ भी ले सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो। तो ये क्या हो गया, log 24 से 24 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया,
और log n 12 और log n 48 बच गया। तो log n 12 और log n 48 बच गया हमारे पास। तो फिर वापस बेस चेंज फार्मूला लगाया तो ये बन गया log 48 12। तो अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। 2bc, 2 ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू, फिर बेस चेंज फार्मूला, ठीक है। बेस यहाँ पर भी नहीं लिखा, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये 36 कैंसिल हो गया, तो 2 log 48 24। अब थर्ड फार्मूला लगाया रिवर्स में, जो 2 था वो 24 की पावर में चला गया। तो ये एग्जाम्पल करने से आपको ये समझ में आता है कि फार्मूले हमारे पास log mn है, तो वो n log m भी हो सकता है, और अगर n log m है तो उसको हम log m रेज टू पावर n, दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं फार्मूले को। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576, उसके हमने फैक्टर बना दिए 48 इंटू 12। तो फिर फर्स्ट लॉ लगाया, जब मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट लॉ लगता है, और ये क्या है, बेस और वैल्यू इक्वल है, तो इसका आंसर आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ गए। तो इन एग्जांपल्स को करने से आपको पता चल रहा है कि कहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ log x प्लस log y इज log x प्लस वाई, y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। log x प्लस log y log x प्लस वाई के इक्वल है। log, इस पे फर्स्ट लॉ लगा है हमारा, log एक्स वाई इज इक्वल टू log x प्लस वाई। अब ये मोनोटॉनिक फंक्शन होता है, जो log फंक्शन होता है ना, जब 1 1 होता है, उसको हम एज ए फंक्शन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस पर, ठीक है, जिसमें कि आपको इसका डायग्राम ग्राफ क्या बनेगा log का, ठीक है, तो वो सारा कुछ उसमें डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ पर एक बार इतना समझो कि log जो है वो 1 1 फंक्शन है। अगर दो वैल्यूज़ का log सेम है तो वो वैल्यूज़ भी डेफिनेटली सेम होंगी, डेफिनेटली सेम होंगी। तो एक्स वाई क्या आ जाएगा, x प्लस वाई के इक्वल आएगा। तो x हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को हमने लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दिया और कैलकुलेशन करके y की वैल्यू फाइंड कर ली। फिफ्थ, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बहुत आते हैं। log 2 log 2 log 2 16, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है। इसमें सिर्फ हमें क्या पता चलना चाहिए, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स कैसे डालने हैं, तो log 2 पहले हमने एक ये ब्रैकेट लिया अंदर की तरफ, फिर एक ये ब्रैकेट लिया हमने यहाँ पर। तो log 2 16, ये तो आप सब अब ऑरली कैलकुलेट कर सकते हो, 2 की 4 पावर लेंगे तो 16 आएगा। तो ये बना log 2 4। अब log 2 4 का आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 2 करोगे तभी 4 आएगा, और log 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में बहुत बार आया हुआ पेपर में। log 2x प्लस log 4x प्लस log 16x इक्वल टू 21/4, x फाइंड करना है। देखो log 2x, अगर हमें log के रिजल्ट्स यूज़ करने हैं ना, तो फर्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कि बेस सेम होना चाहिए, तभी फार्मूले यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर 2 बेस है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, तो हमने 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर, 16 को लिख लिया 2 रेज़ टू पावर 4। तो बेस क्या करेंगे, हम सेम कर लेंगे। तो ये 2 स्क्वायर था, तो जो बेस की पावर है वो डिवीज़न में आ गई। 2 रेज़ टू पावर 4 था, वो भी 1/4 आ गया। तो अब क्या हो गया, बेस देखो 2 2 2, बेस सेम हो गए ना। तो log 2x को ले लिया हमने कॉमन, तो बचा यहाँ से 1, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/4। एलसीएम लोगे कितना बन जाएगा, 7/4। तो इसको काट दोगे 4, ये हो गया 3, तो log 2x इक्वल टू 3, तो x आ गया 8। ओके, अब ये 7th क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन लगता है कि 1/log AT 1/log BT 1/log CT इज 1/log ZT, जेड फाइंड करना है। ऑप्शंस देख के भी हमें लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। log AT, ठीक है, log AT, तो log AT इंटू log TA। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर एक लॉग में वैल्यू है, दूसरे लॉग में बेस है, तो ये क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है।
तो बचेगा क्या, log a और log a की वैल्यू 1। तो इसका मतलब जो log a t है वो क्या होगा हमारे पास, 1/log t a हो जाएगा। तो बस इसी रिजल्ट का हमने यूज़ किया है इस क्वेश्चन में। तो जो 1/log a t था उसको हमने log t a लिख दिया, log t b को 1/log b t था, ऊपर जाके बस बेस और वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाते हैं। log t b हो गया, ये log t c हो गया, ये log t z हो गया। फिर फर्स्ट लॉ यूज़ किया यहाँ पर, ये तीनों एडिशन में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। और जो हमने 6 क्वेश्चन में यूज़ किया था कि अगर दो वैल्यूज़ का लॉग सेम है तो वैल्यूज़ भी डेफिनेटली सेम ही होंगी। तो z की वैल्यू आ गई ABC। ओके, नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू c क्यूब इज इक्वल टू d4 और हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस हैं। a हमें दे रखा है b स्क्वायर इक्वल टू c क्यूब इक्वल टू d4। हमने क्या किया, लॉग ले लिया टू द बेस a दोनों सभी का। तो ये हो गया log a। यहाँ पर log लेंगे 2 पावर है वो नेक्स्ट स्टेप में आगे आ जाएगी। ये जो 3 है ये भी आगे आ जाएगा, 4 है ये भी आ जाएगा। ये कौन सा रूल यूज़ किया हमने, थर्ड लॉ यूज़ कर दिया। तो यहाँ से log a b की वैल्यू क्या आई, 1/2, log a c 1/3, log a d 1/4। तो log a बेस में a b c d की वैल्यू फाइंड करनी थी। फर्स्ट लॉ लगा दिया, log a log a b log a c log a d। log a की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1/2, ये 1/3, ये 1/4। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, 9th एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करके इन चारों में से एक आंसर आएगा वो फाइंड करना है हमें। तो देखो log, ये जो 2 है ये पावर में चला गया, थर्ड लॉ लगा दिया। log 8 है उसको 2 की क्यूब लिख लिया, 4 है उसको यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख लेते हैं हम, 2 की पावर 2। तो सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 1/2 था वो हमने देखा ही नहीं आगे। ये जो 1/2 है ये 4 की पावर में चला गया। ओके, तो 5 स्क्वायर 25 हो गया, 2 क्यूब तो 8 था फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 4 रेज़ टू पावर 1/2 2 हो गया। तो अब ये जो हमने जनरलाइज्ड रिज़ल्ट बनाया था, जनरलाइज्ड रिज़ल्ट, ठीक है, हमने कहा था कि जो जो वैल्यूज़ प्लस में हैं वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में होंगी और जो माइनस में है वो डिनोमिनेटर में होगी। जो जनरलाइज्ड रिज़ल्ट बनाया था उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 100। तो 10 की कितनी पावर लें कि 100 आए आंसर, तो 2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2। तो लास्ट एग्जांपल है, log 10x की वैल्यू हमें दे रखी है m+n, log 10y की वैल्यू है m-n और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पहले सेकंड लॉ लगाया, log 10x माइनस log m/n वाला फार्मूला। इस पे हमने लगाया फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ लग गया, ये थर्ड लॉ लग गया। तो log 10 की वैल्यू आ गई 1, ये हमारा जो बेसिक रिजल्ट है। log 10x की वैल्यू हमें दे रखी है m+n और log 10y की वैल्यू दे रखी है m-n। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा आंसर। तो होप सो कि आपको अच्छे से रिज़ल्ट भी समझ में आ गए होंगे और उनको यूज़ कैसे करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं
लॉगरिथम पे एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लॉगरिथमिक टेबल्स हैं, जो लॉग और एंटी लॉग के टेबल्स हैं, उनको कैसे देखना है वो सीखेंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए। थैंक यू ऑल।